हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो एनसीईआरटी हाई स्कूल क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज यानी जैव प्रक्रम का 7वां भाग है। इस पूरे चैप्टर का लिंक यानी इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक यहां आई बटन पे दे दिया गया है। वहां जाकर आप लोग इस चैप्टर के सभी भागों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र को। मानव श्वसन तंत्र जिसके द्वारा बाह्य श्वसन का कार्य संपन्न होता है। बाह्य श्वसन या उसी को सांस लेना कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बाहरी वातावरण या वायुमंडल और शरीर के बीच गैसों का, कौन से गैसों का, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो यहां देख पा रहे हैं आप कि यहां मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम बनाया गया है और यहां पर उसमें उपस्थित सभी भागों का नाम लिखा गया है। कहां पे क्या उपस्थित होता है एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे और सारी चीजें बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। लास्ट में जाते जाते ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, अलग से इसके लिए टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है मानव श्वसन तंत्र की? वो शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल या नासा द्वार से। कहां पे उपस्थित होता है? तो मानव में जो नाक है, नाक के अगले हिस्से में नीचे की ओर दो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल या नासा द्वार कहते हैं, जो कि यहां उपस्थित है। नॉस्ट्रिल या नासा द्वार यहां उपस्थित है। इसको इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो नाक के अगले हिस्से में नीचे की ओर उपस्थित जो दो छोटे छोटे छिद्र हैं वो है नॉस्ट्रिल, और वास्तव में उसी से शुरुआत होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्लियर? अब क्या है कि ये दोनों छोटे छिद्र यानी नॉस्ट्रिल या नासा द्वार नाक के अंदर की ओर उपस्थित एक खाली जगह यानी एक गुहा में खुलते हैं, जिसका नाम क्या है? नेजल कैविटी या नासा गुहा। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेजल कैविटी या नासा गुहा। इसको भी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि ये नासा गुहा जो कि नाक के अंदर की ओर, भीतर की ओर उपस्थित होता है, ये नासा गुहा पीछे की ओर बढ़ते हुए एक कीप के आकार के संरचना में खुलता है। कीप के आकार की संरचना मतलब जो आगे की तरफ चौड़ा है और पीछे की तरफ बढ़ते हुए वो पतला हो जाता है। तो कीप के आकार की संरचना में वो नासा गुहा खुलता है, जिसका नाम क्या है? फेरिंक्स या ग्रसनी। यानी कि ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ग्रसनी है। ठीक, और ये ग्रसनी या फेरिंक्स क्या है कि दोनों के लिए, आहार नाल के लिए और श्वसन तंत्र के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है। कॉमन रास्ता का मतलब कि इसी ग्रसनी के रास्ते जब हम खाना खाते हैं तो इसी ग्रसनी के रास्ते उसको निगलते हैं यानी आहार नाल में लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो इसी ग्रसनी के रास्ते वो सांस या वायु भी आगे बढ़ता है। कहां? श्वसन तंत्र में। ठीक, यानी कि एक समय में वहीं से, उसी ग्रसनी से होते हुए वायु भी गुजरता है और दूसरे समय में उसी ग्रसनी से होकर गुजरता है क्या? जो हम चीजें निगलते हैं, जो खाते पीते हैं। ठीक, इसीलिए दोनों काम यानी निगलने का काम और सांस लेने का काम, हम दोनों कामों को एक ही समय में एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों के लिए रास्ता एक ही है। तो एक समय में या तो सांस जाएगा और या तो जो हम निगलते हैं भोजन या पानी जो भी वो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन रास्ता है ग्रसनी, यानी कि आहार नाल का भी ये हिस्सा है और श्वसन तंत्र का भी ये हिस्सा है। क्लियर? अब क्या है कि ये कीप जैसी संरचना जो ग्रसनी है वो पीछे की तरफ बढ़ते हुए नीचे की ओर एक अपेक्षाकृत कठोर संरचना में खुलता है। उसी कठोर संरचना को कहते हैं क्या? लैरिंक्स या कंठ। ये हिस्सा जो है ये क्या है? लैरिंक्स या कंठ, या इसी को वॉयस बॉक्स भी कहते हैं। वॉयस बॉक्स, इसी को लैरिंक्स को वॉयस बॉक्स कहते हैं या कंठ। ठीक, अब क्या है कि ये कठोर हिस्सा गले के ऊपरी हिस्से में उपस्थित होता है और इसी कंठ के अंदर पाया जाता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स पाया जाता है, वोकल कॉर्ड्स पाया जाता है, जिसका हिंदी हो जाएगा स्वर रज्जु। और इसी वोकल कॉर्ड्स में होने वाले कंपन की ही सहायता से या उसी कंपन के कारण हम लोग बोल पाते हैं, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है।
फिर से समझ लीजिए कि ये ग्रसनी जो कीट के आकार की संरचना है वो नीचे की तरफ बढ़ते हुए एक अपेक्षाकृत कठोर संरचना में खुलती है, जिसका नाम है क्या, लैरिंक्स या कंठ। इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इसी कंठ या लैरिंक्स में उपस्थित वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना। यानी इन्हीं वोकल कॉर्ड्स में होने वाले कंपन की सहायता से ध्वनि उत्पन्न होती है और हम बोल पाते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये कंठ या लैरिंक्स नीचे की तरफ एक अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी सी नलिका में खुलता है। उस नलिका का नाम क्या है, ट्रैकिया। उस नलिका को कहते हैं ट्रैकिया। जो यहां ये नलिका बनाई गई है, ट्रैकिया, या इसी को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया या विंड पाइप, हिंदी क्या हो जाएगा, श्वास नली या वायुनाल या वायु नली। ठीक, तो विंड पाइप या ट्रैकिया या श्वास नली या वायु नली, जो कि क्या है, अपेक्षाकृत थोड़ी सी लंबी नलिका है, उसी में ये लैरिंक्स या कंठ खुलता है। और ये श्वास नली या ट्रैकिया क्या है कि इसके आंतरिक दीवारों में कार्टिलेज या उपास्थियों के बने हुए छोटे छोटे छल्ले होते हैं। यहां जो लिखा गया है, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स या छल्ले होते हैं। ये जो छोटा छोटा दिखाया गया ऐसे गोल गोल ब्लैक कलर से, वो वास्तव में क्या है, कार्टिलेज या उपास्थियों के बने हुए रिंग्स हैं, छल्ले हैं, जो घोड़े के नाल के आकार के होते हैं और इसी ट्रैकिया के आंतरिक दीवारों में उपस्थित होते हैं। अब उनका काम क्या होता है वो समझिए। जिस समय इस ट्रैकिया में वायु की मात्रा कम होती है, यानी वायु दाब कम होता है, तो इसकी दीवारों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। यानी कि ये ऐसे गोल गोल उपस्थित होते हैं इसके आंतरिक दीवारों में, और जिस समय इसमें हवा कम होता है तो ये इसकी दीवारें ऐसे चिपक न जाए, उसी चिपकने को रोकते हैं ये जो रिंग्स बने हुए किसके, कार्टिलेज के। क्लियर, यानी कि उसको फैलाए रहते हैं निश्चित एक आकार में। क्लियर। अब क्या है कि ये ट्रैकिया नीचे की ओर बढ़ते हुए, जो श्वास नली नीचे की ओर बढ़ते हुए दो पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। उन्हीं दोनों पतली पतली नलिकाओं को कहते हैं ब्रोंकाई या श्वसनी। यानी कि ये जो दोनों पतली पतली नलिकाएं हैं, ये क्या है, ब्रोंकाई या श्वसनी। क्लियर। अब क्या है कि ये दोनों श्वसनियां नीचे की ओर बढ़ते हुए अपने अपने तरफ के फेफड़ों में खुलती हैं, यानी लंग्स में खुलती हैं। ठीक, तो यहां वही लिखा गया लंग्स, यानी कि ये एक लंग है, एक फेफड़ा, और ये दूसरा फेफड़ा है जिसका हिंदी फुफ्फुस भी, लंग्स, फेफड़े या उसी को फुफ्फुस भी कहते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। लंग्स क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2, जिसको क्रमशः राइट लंग यानी कि दायां फेफड़ा और लेफ्ट लंग यानी बायां फेफड़ा कहते हैं। दाहिने फेफड़े में क्या है, दाहिना फेफड़ा ये है, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, राइट लंग है ये क्या है, राइट लंग, और ये जो है ये क्या है, लेफ्ट लंग है। क्लियर। तो राइट लंग में देख रहे हैं 3 भाग होते हैं इसके, यानी कि 3 लोब्स या 3 पालियां होती हैं। देख रहे हैं ये ऊपर का एक है, बीच में एक है और नीचे का एक, तीनों खंड आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो कह सकते हैं कि राइट लंग या दाहिने फेफड़े में 3 भाग होते हैं, यानी 3 लोब्स होते हैं। यहां लिख सकते हैं क्या कि इसमें कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं राइट लंग में। ठीक। लेकिन वहीं लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग या बाएं फेफड़े में 2 ही भाग होते हैं। देख रहे हैं 2 लोब्स दिखाए गए हैं, तो यहां लेफ्ट लंग में लिख सकते हैं 2 लोब्स, यानी 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग में। ठीक, जो कि कहां स्थित होते हैं वो देख लीजिए, थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। थोरैसिक कैविटी किसे कहते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। थोरैसिक कैविटी या हिंदी कह सकते हैं वक्षीय गुहा, वक्ष में जो एक गुहा होती है उसमें उपस्थित होते हैं थोरैसिक कैविटी में, या चेस्ट कैविटी भी इसको कहते हैं। अब उसको समझिए क्या है कि यहां पे ये सीने वाला हिस्सा है, मनुष्य का सीने वाला हिस्सा या वक्ष वाला हिस्सा है। इसमें सबसे बाहर ऐसे मांसपेशियों के अंदर देखेंगे तो हड्डियों का या पसलियों का बना हुआ एक अस्थि पिंजर होता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये है अस्थि पिंजर, जो कि किसका बना हुआ है, पसलियों का बना हुआ है। 12 जोड़ी पसलियां हैं, उसका बना हुआ ये अस्थि पिंजर है। और इसी के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है ना, यही है वक्षीय गुहा, यानी कि थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी भी उसको कहते हैं।
क्लियर? तो फिगर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थोरैसिक कैविटी या वक्षीय गुहा कहां उपस्थित होता है। यहीं सीने वाले हिस्से में जो पसलियों से बना हुआ एक अस्थि पिंजर है, उसी के बीच वाले खाली जगह को कहते हैं क्या? थोरैसिक कैविटी या वक्षीय गुहा या चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक, और उसी के अंदर ये दोनों फेफड़े सुरक्षित होते हैं। वास्तव में इन्हीं कोमल अंगों की ही सुरक्षा करने के लिए वो अस्थि पिंजर वहां पे उपस्थित है। ठीक, अब क्या है कि ये दोनों फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में प्रवेश करते ही ये श्वसनियों में शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि ये ब्रोंकाई या श्वसनी इन फेफड़ों में प्रवेश करके शाखाओं में विभाजित होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि इनमें से बहुत सारी पतली पतली, अत्यंत पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिनका नाम है क्या? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या श्वसनिकाएं। ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं यहां आप इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं, ये वास्तव में क्या है? ये हैं ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं। ये पतली पतली नलिकाएं जो दिख रही हैं, जो बहुत सारी इसमें से निकली हुई हैं, कहां से? ब्रोंकाई से। ठीक, तो कह सकते हैं कि ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी लंग्स के अंदर प्रवेश करते ही शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और उन्हीं पतली पतली शाखाओं को या उन्हीं पतली पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ये श्वसनिकाएं लास्ट में पहुंचती हैं, यानी कि अंतिम छोर इनका जो है वो एक गुब्बारे जैसी संरचना, यानी कि एक छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाओं में खुलता है। उन्हीं छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाओं को कहते हैं क्या? एल्वियोली या कूपिका, या इसी को एयर चैम्बर या वायु कोश भी कहते हैं। अब क्या है कि कह सकते हैं कि ये एल्वियोली या कूपिका मानव श्वसन तंत्र का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, और इसकी संरचना यहां आप देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे ऐसे बिंदुओं की तरह बनाए गए हैं, गोल गोल बटन्स की तरह बनाए गए हैं, ये वास्तव में क्या है? एल्वियोली हैं। और इनकी संरचना को थोड़ा सा बड़ा करें तो देखते हैं हम लोग क्या, ये मान लीजिए कि पतली पतली क्या श्वसनिकाएं आई हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स को, एक ब्रोंक्यूल को दिखाया गया है, और उसी के अंतिम छोर में ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं ऐसे लगी हुई हैं, जो वास्तव में क्या है? यही है एल्वियोली या कूपिका कह सकते हैं। ये क्या है? ये सभी क्या है? एल्वियोली है या कूपिका है। ठीक, जो यहां छोटा सा दिखाया गया है उसी को कह सकते हैं, उसी को एक को जूम इन करके यहां पे दिखाया गया है। ठीक, अब एक गुब्बारे को अगर देखें, एक गुब्बारे को यहां बनाकर देखें तो ये एक मान लीजिए कूपिका है। इसी कूपिका के चारों ओर, ऐसे चारों ओर किसका जाल बिछा होता है? ब्लड वेसल का, यानी कि ये जो ब्लैक कलर से बनाए गए पतली पतली नलिकाएं हैं, ये वास्तव में क्या है? रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। और ये एक कूपिका है जो गोल दिखाया गया है। अब क्या है कि इस कूपिका में आकर के वायु भर जाता है, और ये जो इसके चारों तरफ फैले हुए जाल हैं किसके? रक्त वाहिनियों के, उसके अंदर जो रक्त है, उस रक्त में उपस्थित है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेल से आया है, कोशिकाओं में जो होने वाले कोशिकीय श्वसन है उसमें बनने के फलस्वरूप आया है कार्बन डाइऑक्साइड वहां रक्त में। और इस कूपिका के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है। तो वास्तव में इस कूपिका और इस रक्त केशिकाओं में या रक्त वाहिनियों में जो उपस्थित रक्त है, उनके बीच कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहीं पर होता है। यानी कूपिका के चारों तरफ फैले हुए ये जो रक्त वाहिनियां हैं, उनके और कूपिका के बीच में होता है। ठीक, जो कि किस विधि द्वारा होता है? विसरण द्वारा, यानी डिफ्यूजन द्वारा। उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, तो ये रहा मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार शॉर्ट में और समझ लीजिए, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ बचा कुचा होगा तो अभी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या है कि नाक के अगले हिस्से में नीचे की ओर दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसका नाम है नॉस्ट्रिल या नासा द्वार। उसी से शुरुआत होती है मानव श्वसन तंत्र की। और उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों छोटे छिद्र पीछे की ओर, अंदर की तरफ, नाक के अंदर की तरफ एक गुहा या एक खाली जगह होता है, उसी में वो खुलते हैं। उस गुहा या खाली जगह को क्या कहते हैं? नेजल कैविटी या नासा गुहा।
आगे बढ़ते हुए नासा गुहा नीचे की ओर उपस्थित एक कीप के आकार की संरचना या एक कीप के आकार की छोटी सी नली में खुलता है जिसका नाम है फेरिंक्स या ग्रसनी। और ये ग्रसनी वास्तव में दोनों के लिए, किसके, आहार नाल के लिए और श्वसन तंत्र के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। क्लियर। आगे क्या है कि ये फेरिंक्स या ग्रसनी नीचे की ओर बढ़ते हुए एक अपेक्षाकृत कठोर छोटी सी संरचना में खुलता है जिसका नाम है लैरिंक्स या कंठ, या इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसी कंठ के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनके कंपन द्वारा ध्वनियां उत्पन्न होती है और हम बोल पाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए नीचे की ओर ये कंठ या लैरिंक्स खुलता है एक अपेक्षाकृत थोड़ी सी लंबी नली में जिसका नाम है क्या, ट्रैकिया या श्वास नली, जो यहां बनाया गया है। अब ये ट्रैकिया या श्वास नली के आंतरिक दीवारों में कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स पाए जाते हैं उसके आंतरिक दीवारों में, जो कैसे होते हैं, घोड़े के नाल के आकार के होते हैं। और उनका काम क्या होता है कि जब वायु कम होता है, यानी कि जब वायु दाब कम होता है इस ट्रैकिया के अंदर, तो इसकी दीवार को सटने से या चिपकने से रोकते हैं आपस में। क्लियर। आगे बढ़ते हुए ये ट्रैकिया नीचे की ओर दो पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाता है जिसका नाम है क्या, ब्रोंकाई या श्वसनी। और ये श्वसनी अपने अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करता है। और फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े संख्या कितनी होती है, 2, जिसको क्रमशः राइट लंग और लेफ्ट लंग कहते हैं। दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, उसको हिंदी फुफ्फुस भी कहते हैं। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं या 3 खंड होते हैं, कह सकते हैं, देख सकते हैं आप फिगर में। और बाएं फेफड़े में 2 लोब्स या 2 खंड होते हैं। अब क्या है कि फेफड़ों में प्रवेश करते ही ये ब्रोंकाई या श्वसनी में शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी अत्यंत पतली पतली नलिकाओं में फिर से विभाजित हो जाता है। और उन पतली पतली नलिकाओं को कहते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं। हाँ, एक चीज और, ये फेफड़े कहाँ उपस्थित होते हैं, थोरैसिक कैविटी में या वक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं, जो कि बताया गया कहाँ होता है, यहाँ सीने वाले भाग में जो रिब्स या पसलियों का बना हुआ जो अस्थि पिंजर है उसी के बीच वाले खाली जगह को ही कहते हैं वक्षीय गुहा या थोरैसिक कैविटी, वहीं पर ये दोनों फेफड़े उपस्थित होते हैं। अब अंदर जाकर के इसमें ब्रोंकाई शाखाओं में बढ़ गया, पतली पतली नलिकाओं में, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं। और लास्ट में श्वसनिकाएं चलते चलते जो अंत इनका है, अंतिम पॉइंट, वो छोटे छोटे गुब्बारों में खुलते हैं, यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक श्वसनिका छोटे छोटे गुब्बारों के गुच्छों में खुलते हैं। उन्हीं गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, एल्वियोली या कूपिका या एयर चैम्बर या वायु कोश भी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सांस लेने या ब्रीदिंग की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है, यानी कि सांस जब हम अंदर भरते हैं तो उसे क्या कहते हैं और उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं इन सारी संरचनाओं में, और कौन कौन से अंग उसमें सहायक होते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो हम लोग देखते हैं। टॉपिक है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना या श्वासोच्छ्वास, या इसी को वाह्य श्वसन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है वो समझिए कि वायुमंडल और फेफड़े के मध्य O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग या सांस लेना या श्वासोच्छ्वास। क्लियर। तो यहां वही बनाया गया है कि ये वायुमंडल, ये फेफड़ा, और यहां वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़े में लिया जा रहा है और फेफड़े से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सांस लेना। क्लियर। अब इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में जो शरीर है उसमें उपस्थित 3 अंग या 3 संरचनाएं ही मुख्यतः कार्य करती हैं। तो यहां वही लिखा गया कि इस प्रक्रिया में निम्न संरचनाएं या अंग कार्य करते हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, रीब्स यानी पसलियां कहां स्थित होती हैं, अभी हम लोगों ने उसका फिगर देखा है। कहां होती है कि जो सीने वाला भाग होता है, जो वक्ष वाला भाग, वहां पे पतली पतली हड्डियों से बनी हुई एक संरचना है अस्थि पिंजर, और वही पतली पतली हड्डियां जो हैं वो क्या हैं, रीब्स हैं या पसलियां हैं, जिनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक। तो वो रीब्स काम करते हैं इस क्रिया में, सांस लेने की क्रिया में, और उस रीब्स से लगे हुए इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। रीब्स या पसलियों के मध्य उपस्थित जो मसल्स या मांसपेशियां होती हैं उसी को कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक। तो रीब्स यानी पसलियां, पसलियों के मध्य उपस्थित जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वो, और तीसरा जो अंग है या तीसरा जो संरचना है वो है डायाफ्राम या मध्य पट भी कहते हैं। डायाफ्राम कहां स्थित होता है, अभी पीछे हम लोग फिगर में देखें, जब मानव श्वसन तंत्र बना था तो नीचे एक पतली सी झिल्ली की बनी हुई संरचना लिखा गया था वहां पे, डायाफ्राम। ठीक। जिसका काम होता है कि वक्ष वाले भाग को और उदर वाले भाग को अलग करना। ठीक।
तो ये तीन संरचनाएं जो हैं, रीब्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, यही तीन संरचनाएं सांस लेने की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, अब क्या है कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में, एक भाग वो है जब हम सांस को अंदर खींचते हैं और एक भाग वो है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक, तो ये इसके कार्य के आधार पर दो नाम रखे गए हैं। सांस को अंदर जब खींचा जाता है उसे कहते हैं इनहेलेशन, और सांस को जब बाहर छोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इनहेलेशन या अंतःश्वसन उसे कहते हैं, या सांस खींचना। उसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जब सांस को हम अंदर खींचते हैं तो होता क्या है, जो रीब्स है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी है, जो रीब्स है यानी पसलियां और उनसे लगी हुई जो मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल्स, वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर उठ जाती हैं, यानी कि बाहर और ऊपर की ओर उठ जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं। और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ खींच जाता है। जो यहां ऐसे डायाफ्राम ऐसे बनाया गया था, ये ऐसे जो बनाई गई थी संरचना डायाफ्राम की, ये वास्तव में नीचे की ओर खींच जाता है, इसमें इनहेलेशन में। ठीक, तो सीधा से कह सकते हैं कि होता क्या है कि पसलियां या रीब्स और उसके साथ जुड़ी हुई जो मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल्स, वो बाहर और ऊपर की ओर उठ जाती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर खींच जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो वक्षीय गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसके फलस्वरूप जो बाहर की वायु है वो खिंचते हुए अंदर चली आती है। ठीक, बस इतना ही होता है। तो यहां वही लिखा गया है कि रीब्स तथा उनके बीच उपस्थित मांसपेशियां, जो क्या है इंटरकॉस्टल मसल्स, बाहर तथा ऊपर की ओर उठ जाती हैं, यानी कि बाहर की तरफ उठ करके एक्सपेंड कर जाती हैं, और डायाफ्राम यानी मध्यपट नीचे की ओर खींच जाता है। इन सबके फलस्वरूप ये जो हो रहा है ना कि रीब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर की तरफ उठ गए और डायफ्राम नीचे की ओर खिंच गया, तो इन सब के फलस्वरूप वक्षीय गुहा यानी थोरैसिक कैविटी जो है उसका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये ऊपर की तरफ उठ गया और ये नीचे की तरफ गया, तो आयतन जो है पूरा सीने का जो गुहा है यानी कि वक्षीय गुहा, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण बाहर से अंदर की तरफ खिंचाव हो जाता है, यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो बढ़ जाने से क्या होता है, वायु अंदर की तरफ खिंच जाती है। तो वायु जब अंदर की तरफ खिंच गई यानी सांस खींचने की प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसी को कहते हैं इनहेलेशन। क्लियर। अब क्या है कि एक्सहेलेशन, दूसरा जो भाग है सांस लेने का, एक्सहेलेशन या उच्छ्वसन या सांस छोड़ना या निःश्वसन भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो ये सारी प्रक्रियाएं हुई है ना कि रीब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर की तरफ उठ गए हैं ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ खिंच गया है, किसमें हुआ, इनहेलेशन में। इन सभी प्रक्रियाओं का ठीक उल्टा होगा किसमें, एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या है कि जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन घटाना है, तभी तो वायु बाहर निकलेगी। तो यहां पे क्या होता है कि रीब्स यानी पसलियां, उनसे लगी हुई मांसपेशियां यानी इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम शिथिल हो जाते हैं, यानी कि पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। जो खिंचाव बाहर की तरफ हुआ है वो फिर से अंदर की तरफ आ जाते हैं, यानी सीधा सा कह सकते हैं रीब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि शिथिल हो जाते हैं। और डायाफ्राम भी जो नीचे खींचा था वो भी अब क्या हो जाता है, पहले वाली स्थिति में आ जाता है, यानी शिथिल हो जाता है। और इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप, इसके नीचे लिख सकते हैं, इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो भरा हुआ वायु है उस पर दबाव पड़ता है और वायु या सांस बाहर निकल जाती है या वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, तो इसी को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये था इनहेलेशन जिसमें सांस अंदर लिया जाता है, और ये था एक्सहेलेशन जिसमें सांस को बाहर छोड़ा जाता है। क्लियर। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी किसमें, ब्रीदिंग में या सांस लेने में। अब क्या है वो समझिए कि यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ, लेकिन कहां, बाहरी वायुमंडल और फेफड़े के बीच। यानी कि जो ऑक्सीजन अभी पहुंचा है वो कहां तक पहुंचा है, अभी फेफड़े तक ही पहुंचा है। अभी उसको कहां पहुंचना है, प्रत्येक कोशिका में पहुंचना है, और वहीं पर उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ग्लूकोज वहां पे टूटेगा, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये वास्तव में ये जो ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचा है उसको पहुंचना है कोशिका तक। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वही होगा कि फेफड़े
तथा शरीर के अन्य भाग की कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड सेल्स। ठीक, तो उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।